आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं निवेदिता सिजवाली, एमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हल्द्वानी में बीए सेकंड सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में। आज मैं आप सभी के साथ एक लघु उपन्यासिक नोवेला पर बातचीत करने जा रही हूँ जिसका नाम है घचर घोचर। ओरिजिनली कन्नड़ में इसे लिखा गया है मिस्टर विवेक शानबाग द्वारा और इंग्लिश में बेहद खूबसूरती के साथ ट्रांसलेट किया गया है मिस्टर श्रीनाथ पेरूर द्वारा। तो ये कहानी है एक मिडिल क्लास इंडियन फैमिली की। इस परिवार में नरेटर हैं जिनका हमें नाम नहीं दिया गया है, नाम हमें नहीं बताया गया है कहानी के अंत तक। उनकी बड़ी बहन है मालती, उनके अम्मा-अप्पा हैं और उनके साथ उनके चाचा भी रहते हैं, जिन्हें उनके दोस्त वेंकी कहते हैं या फिर जो नरेटर हैं और जो उनकी बहन है वो उन्हें चिकप्पा भी कहते हैं। तो नरेटर के जो पिता हैं अप्पा, वो एक कंपनी में एक सेल्समैन होते हैं। ठीक है, काफ़ी बैंगलोर में ये सभी रहते हैं एक छोटे से मकान में और अ, उस उतने से पैसे से ठीक है, ये काफ़ी लग्ज़रियस लाइफ़ तो हम नहीं जी पाते, लेकिन हमेशा अम्मा और अप्पा हमेशा इनकी कोशिश रही कि बच्चों को अच्छे से एजुकेशन मिले और वो कभी भी खाली पेट भूखे नहीं सोएँ कभी भी। और लेकिन एक दिन क्या होता है कि इनकी जॉब चली जाती है, अप्पा की जॉब चली जाती है और इस परिवार के सामने अब काफ़ी दिक्कतें आ गई हैं रास्ते में, फाइनेंशियल दिक्कतें हैं कि अब आगे घर कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, हम सब कैसे करेंगे। तो चिकप्पा ने उसी समय मतलब हाल ही में कुछ बीकॉम किया होता है, तो वो एक आइडिया के साथ आते हैं कि हम अपना एक बिज़नेस शुरू कर सकते हैं मसालों का। तो अप्पा मान जाते हैं, तो उनके अकाउंट में जितनी भी सेविंग्स होती हैं वो उससे चिकप्पा की मदद करते हैं उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने में, शुरू करने में और धीरे-धीरे टाइम के साथ अ, उस बिज़नेस का नाम है सोना मसाला और वो बिज़नेस धीरे-धीरे टाइम के साथ सक्सेसफुल होता है। धीरे-धीरे उनके पैसे आते हैं घर में, उनकी दिक्कतें कम होती हैं और वो कुछ टाइम बाद ये सभी लोग उस छोटे से मकान को छोड़ के एक बड़े घर में एक का अच्छे घर में, स्पेशियस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि कहा जाता है अगर किसी भी ऐसे इंसान को अचानक से बहुत सारे रिसोर्सेस मिल जाएँ एकदम से तो शायद वो उनका काफ़ी कई चांसेस हैं कि वो उनका गलत यूज़ करने लगें। तो ऐसा ही इस कहानी में हम देखते हैं कुछ केस सिमिलर केस अम्मा और मालती के साथ। वो टाइम के साथ काफ़ी एरोगेंट हो बढ़ने लग जाते हैं, उनकी एरोगेंस बढ़ने लग जाती है। वो बहुत कंज़र्वेटिव होते चले जाते हैं। अ, तो इससे उनके परिवार के भी रिश्तों पे काफ़ी असर पड़ता है क्योंकि अब इतना पैसा आ गया है अचानक और इस बिज़नेस में को शुरू करने में या इस परिवार की कई मदद की होती है चिकप्पा के दोस्तों ने भी। तो उन्हीं में लेकिन वो दोस्त ज़्यादातर गुंडे किस्म के होते हैं। तो अ, जब ये इस घर में शिफ्ट होते हैं तो अचानक ही इतने पैसे मिल गए कि अम्मा और मालती ने पूरा घर भर दिया। जो चीज़ें बहुत ही मतलब जिनकी ज़रूरत नहीं थी उन सब चीज़ों से घर भर दिया। ठीक और मालती की शादी हुई तो उस शादी में हद से ज़्यादा खर्चा, फालतू का खर्चा और वो इतनी एरोगेंस क्योंकि बढ़ ही गई थी टाइम के साथ तो मालती के जो रिश्ते थे उसके पति के साथ उसकी अपने इन-लॉज़ के साथ वो भी हाँ, बहुत ख़राब होते गए।
और जैसा कि इसमें मतलब मैंने बताया कि चिकप्पा के कुछ दोस्त जो थे वो काफ़ी गुंडे किस्म के थे, तो उनकी मदद से अपने इन-लॉज़ को डरा-धमका के मालती ने अपना डिवोर्स तो लिया ही, ख़ास उसके साथ ही काफ़ी सामान वो अपना वहाँ से भी अपने मायके में ले आई, और तब फिर मालती भी अब इन्हीं के साथ रहती है। अम्मा क्योंकि बिल्कुल डोमिनेंट हैं अपनी फैमिली में, अम्मा इसीलिए कभी नहीं चाहती कि कोई भी दूसरी औरत चिकप्पा के पास आए, वेंकी के पास आए। और वो नहीं चाहती कि अगर उन्हें ये डर है कि अगर वेंकी की जो शादी होगी, तो वो जो औरत होगी यानी कि उनकी वाइफ़ होगी, उन्हें ये डर है कि कहीं वो उनसे उनकी अथॉरिटी ना छीन ले। अम्मा हमेशा इस डर में रहती हैं, तो वो एक इस कहानी की शुरुआत में ही जब शायद दूसरे या तीसरे चैप्टर में एक बार एक औरत एक अप्रोच करने की कोशिश करती है वेंकी को, लेकिन अम्मा और मालती उसे बहुत ह्यूमिलिएट करके, बहुत डरा के धमका के उसे वहाँ से भगा देते हैं। वो कभी नहीं चाहती अम्मा कि कोई भी ऐसी औरत उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करे। वो अपनी बहू के तौर पर एक बहुत ही आदर्श भारतीय नारी को चाहती हैं, जो उनकी बात माने, जो उनका समर्थन करे, मुँह बिल्कुल ना खोले। ये सब कई रीज़न्स हैं, और इसी वजह से ये फैमिली काफ़ी कंज़र्वेटिव होने लग जाती है अपने थॉट्स में। तो ठीक है, नरेटर भी बड़ा होता है, लेकिन क्योंकि अब इतना पैसा है ही उसके पास इस बिज़नेस से, कि मतलब घरवाले ज़्यादातर यही कहना है कि काम करने की क्या ज़रूरत है, तो चिकप्पा कुछ छोटा-मोटा काम दे तो देते हैं उसे बिज़नेस में, लेकिन पूरा बिज़नेस चिकप्पा ने खुद ही सँभाला हुआ है। थोड़ा शेयर होल्डर उनके पिता भी हैं, लेकिन सब तो शेयर होल्डर क्योंकि 50% आई थिंक उनके पिता हैं इस बिज़नेस में, तो अम्मा और मालती को हमेशा ये डर लगता है कि कहीं कहीं जो अप्पा हैं उनका मूड ना बदल जाए। कहीं वो अपने अपना जो शेयर है उसे दान करने पे ना आ जाएँ। क्योंकि वो इतना ऑब्सेस्ड हो गए हैं पैसे से, तो वो हमेशा कोशिश करते हैं कि अप्पा का मूड कभी ऐसा ना हो कि वो मतलब कुछ ऐसा काम ना कर दें, उसे किसी और को ना दे दें या चैरिटी में ना दे दें। तो नरेटर का ज़्यादा काम हो नहीं पाता है, क्योंकि ठीक है, वो पूरा का पूरा ऑलमोस्ट चिकप्पा ने ही सँभाला हुआ है। तो वो दिन काटने के लिए शहर के एक सबसे पुराने कैफ़ेज़ में से एक और सबसे रेप्यूटेड कैफ़े भी रहा है वो, तो वो वहाँ जाता है अपना दिन गुज़ारने, और वो कहीं न कहीं उस कैफ़े में एक वेटर है विंसेंट। उसके साथ वो कहीं न कहीं एक बॉन्डिंग सा पाता है, मतलब उसके साथ उसकी काफ़ी आत्मीय रिश्ते कहूँगी मैं, क्योंकि विंसेंट काफ़ी समझदार इंसान है। वो उसने उसके इतने एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में कि अ, वो पूरा एक्सप्लेनेशन अगर ना भी दे, अगर वो एक लाइन भी कहे, तो कई बार जो नरेटर है उसे अपने प्रॉब्लम्स का कई बार सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन नहीं भी तो उन पर सोचने के लिए एक नया पर्सपेक्टिव उस नरेटर को वहाँ विंसेंट की बातों से पता मिल जाता है। तो उसी कैफ़े में नरेटर की मुलाकात होती है एक मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, ओपन माइंडेड लड़की से, चित्रा। चित्रा से वो बातचीत करता है कुछ टाइम तक, उसे लगता है कि चित्रा के साथ उसकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है, या फिर वो अपने फ्यूचर को उसके साथ बिता सकता है। लेकिन जब चित्रा अपने आइडियाज़ बताती है कि वो किस तरह से इस पेट्रियार्कल सिस्टम के खिलाफ है, यानी कि वो उन सभी धारणाओं के खिलाफ है जो नरेटर की माँ और बहन मानते हैं कि तो वो समझ जाता है कि चित्रा को अगर वो लाएगा अपने घर में, तो उसकी
तो अम्मा और मालती उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और चित्रा भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। इनफैक्ट वो इतनी बोल्ड है कि कहीं वो उनके खिलाफ एक्शन ना ले ले और कहीं और भी उसके साथ मतलब प्रॉब्लम्स कहीं और ना बढ़ जाएँ। तो वो चित्रा से धीरे-धीरे टाइम के साथ खुद ही दूर हो जाता है। अब ऐसे ही धीरे-धीरे एक दिन नरेटर नरेटर की शादी की बात चलती है हैदराबाद की एक लड़की के साथ, अनीता। अनीता के पिता एक प्रोफ़ेसर हैं और अनीता भी काफ़ी मॉडर्न लड़की है, वेल एजुकेटेड लड़की है। तो ठीक है, शादी होती है दोनों की और शुरू के टाइम में सब कुछ सही चल रहा होता है। अम एक दिन ऐसे ही अनीता उस नरेटर को एक शब्द ऐसे ही बोल देती है घचर-घोचर, तो जिसका मतलब फिर वो बाद में पूछता है तो वो बताती है कि उसकी फैमिली ये टर्म यूज़ करते हैं कोई भी कुछ भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन को बताने के लिए जो अब मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है या वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई, अब हम उसे सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे तो ठीक है, नरेटर इतना ध्यान नहीं देता, अब शुरू में सब सही चल रहा है। लेकिन धीरे-धीरे अनीता को रियलाइज़ होता है कि अम्मा और मालती और यानी कि आई मीन ये जो पूरा परिवार है वो इसमें फिट नहीं बैठ रही है। क्योंकि अनीता खुद भी एक मॉडर्न लड़की है, वो वेल एजुकेटेड लड़की है। वो समझती है कि जिस तरह से अम्मा और मालती उसे चाहते हैं, वो वैसी नहीं बन सकती। वो इतना चुप नहीं रह सकती, वो अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना जानती है और अम्मा और मालती भी उससे बहुत चिढ़ते हैं। वो हमेशा, हर समय, हर पल उसे ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि अनीता उनकी बातें माने और उनकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उन सभी को पूरा करे और अपनी आवाज़ ना उठाए। तो ठीक है, इसी बीच हाँ, जो शुरू में दूसरे या तीसरे चैप्टर में मैं बता रही थी कि एक औरत अप्रोच करने की कोशिश करती है चिकप्पा को और अम्मा और मालती उसे बहुत ह्यूमिलिएट करके भगा देते हैं। उस समय भी वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि अनीता उनके साथ आए और उस औरत को और भी ज़लील करे। लेकिन अनीता नहीं आती। वो डायरेक्टली तो इस तरह से अपोज़ नहीं करती, पर वो चुपचाप खड़ी रहती है किचन में बिना उनकी ओर देखे। ये इनडायरेक्ट वो अपोज़िशन है उसका कहीं न कहीं ये बताने के लिए कि आपने उसकी बात सुनी नहीं और अपनी बात को ही इतना फ़ोर्सफुली उस पर इम्पोज़ किया और उस बिना उसकी बात सुने या बिना उसका पर्सपेक्टिव जाने, तो ये बहुत गलत बात है। वो यही बात अपने हस्बैंड से बाद में भी कहती है और इस तरह से वो कड़वाहट अनीता और अम्मा और मालती यहाँ पे अगर हम एक साथ लें तो इन दोनों जो दोनों पक्ष हैं, इन दोनों के बीच इतनी कड़वाहट बढ़ जाती है कि फिर कुछ दिनों बाद जब अनीता अपने मायके जाती है, तो उसके बाद ठीक है, दो उसके जाने के बाद कुछ शांति जैसी हम मतलब परिवार को महसूस तो होती है क्योंकि एक जो काफ़ी रेज़िस्टिंग फ़ोर्स था वो अभी थोड़ा दूर है। अभी जो घर में है सब उन्हीं के माइंडसेट के लोग हैं, तो ठीक है, सब खुश थे, सब बातचीत कर रहे थे काफ़ी टाइम बाद एक साथ बैठकर। अम, नरेटर उसके 1-2 दिन बाद जाता है कैफ़े में एज़ यूजुअल और उस दिन उसे ये पता है कि अनीता आने वाली है, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, अनीता का कॉल नहीं आया है या फिर उसको कोई भी ऐसा टेक्स्ट मैसेज नहीं मिला है, या फिर कहीं से भी उसको कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि अनीता आ गई है या नहीं आई है, या आ गई है तो फिर उसने कॉल क्यों नहीं किए हैं। वो काफ़ी टेंशन में आ जाता है, वो सोचने लग जाता है कि आखिर कहीं कुछ गलत ना हो गया हो और तभी इतनी घबराहट में उसके हाथ से कांच का गिलास फूट जाता है और उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है। तो विंसेंट वहाँ पे कहता है उससे कि सर, आपके हाथ से खून आ रहा है। वो नरेटर अपने विचारों में इतना उलझा हुआ था, इतना खोया हुआ था कि वो उस पे ध्यान नहीं देता और जब वो खून देखता है, तो उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है और वो इसे नाम देता है खच्चर-खोचर।
यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो जो ऑथर हैं उन्होंने इस तरह से इस कहानी को पूरा किया है कि कोई हम कुछ कह नहीं सकते कि ये कहानी किस तरह से पूरी हुई होगी। वो जानबूझकर विवेक शानबाग ने उसे इस एंड पे लाके रखा है कि ज़्यादातर हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे जो उसके हाथ में खून है, नरेटर के हाथ में जब खून आया है या फिर वो देखकर हैरान हो जाता है और वहाँ पे वो बस कुछ ही मिनट पहले टेंशन में था कि अनीता का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं आई, कोई कॉल क्यों नहीं आया। इसका एक रीज़न हम ये भी मान सकते हैं कि जब अनीता अभी मायके जाने के लिए ट्रेन में बैठती है, तो ठीक है वो अपना लगेज रखने के लिए अ, थोड़ा मतलब बिज़ी होती है उसमें, तो वो मुड़कर ऑथर को सॉरी नरेटर को अपने हस्बैंड को गुड बाय नहीं कह पाती, तो नरेटर थोड़ा उदास हो जाता है। वो इस तरह से उदास होता है कि जैसे कहीं वो उसका लास्ट गुड बाय हो। और ऐसे कई सारे अगर हम देखें तो कई जगह इन्हीं इतने छोटे-छोटे पॉइंट्स को हम जो ऑथर है उन्होंने इस तरह से नोट किया है कि अगर हम ध्यान दें तो उन सभी में कहीं न कहीं आंसर छुपा हुआ है। जैसे कि जब ये फैमिली अपने पुराने घर में रहती थी, छोटे वाले घर में, तो वहाँ पे कई सारी चींटियाँ थीं और इन सभी सदस्यों की उन चींटियों के साथ एक जंग छिड़ी रहती थी। तो आदतन वो जहाँ भी चींटी दिखे उसे मसल देते थे, मार देते थे। शादी के बाद जब नरेटर और अनीता ऊटी घूमने गए, तो एक जगह पे उसे चींटी दिखी नरेटर को और उसने चींटी को मसल दिया, मार दिया। तो अनीता वहाँ पे इस तरह से दुःख अपना एक्सप्रेस करती है कि मतलब वो चींटी तो है, उसे इस मारने की क्या ज़रूरत थी? तुम उसे सिर्फ़ हटा भी तो सकते थे। वो चींटी कहीं न कहीं ये सिम्बलाइज़ करती है कि इस तरह से जो सही आवाज़ है, ज यान वो चींटी कहीं न कहीं अगर हम अम, पूरी कहानी के पर्सपेक्टिव में देखें, उस फैमिली के पर्सपेक्टिव में देखें, तो वो अनीता को सिम्बलाइज़ करती है बाद में, क्योंकि वो पूरी फैमिली वो उसे मसलने में बहुत अ, मसलने में लगी हुई थी, या मसलने का मतलब यानी उसे चुप कराने में लगी हुई थी। चाहती थी कि वो कुछ ना करे, वो बस अपनी आवाज़ को बंद ही रखे हमेशा, अपनी आवाज़ ना उठाए। और इस तरह से अगर हम ये 2-3 सिंबल्स को देखें, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेबी फाइनल जो मतलब एंडिंग है, जो कंक्लूजन है, वो ये हुआ कि फिर अनीता को मार दिया गया, खासकर अम्मा और मालती के द्वारा। अम, इस कहानी को बहुत सिंपल तरीके से लिखा गया है और ये बेहद ही बेहतरीन एक फ़िक्शनल वर्क है। अम, इसकी कुछ थीम्स अगर मैं ब्रॉडली 2 थीम्स यहाँ पे उभर कर आती हैं। एक कि किस तरह से अगर अ, एकदम से अगर आपको कुछ भी रिसोर्सेस मिले या तो उसका उन रिसोर्सेस का मिसयूज़ किस तरह से हो सकता है। ऑथर ये कई बार सोच सॉरी आई मीन नरेटर कई बार सोचता है अपने पुराने दिनों को याद करके कि जब हमारे पास कम था, हम ठीक है हमारे पास इतनी लग्ज़रियस लाइफ़ नहीं थी, लेकिन सभी परिवार खुश था, हम सब खुश थे। लेकिन अभी अब जब हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं, तो एरोगेंस इतनी बढ़ गई है कहीं न कहीं, और जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट था वो बढ़ गया है, डोमिनेंस बढ़ गई है हद से ज़्यादा, जो कि काफ़ी गलत हो रहा है। और किस यहाँ ये जो थीम है, ये वाली रिसोर्सेस का मिसयूज़, ये हम अगर ध्यान से देखें तो अपने आसपास भी देख सकते हैं कि किस तरह से जो मिडिल क्लास है इंडिया का, खासकर मिडिल क्लास इंडिया का मेजॉरिटी पोर्शन कवर करता है और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश में ये जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं
उनके साथ ही मतलब कहीं से कर्ज़ लेगा, कर्ज़ की ये साइकिल लाइफ़ टाइम चलती रहेगी और ऐसे बीच-बीच में कुछ ना कुछ झमेले करते रहेंगे कि जिससे लोगों को लगे कहीं न कहीं सोसाइटी में इम्प्रेशन पड़े कि हाँ, इनके पास कुछ है। जबकि एक्चुअल में वो खुद भी इतनी प्रॉब्लम से गुज़र रहे होंगे लेकिन हमें दिखाने पर या शो ऑफ पे हम ज़्यादा ध्यान चला जाता है कि हम एक्चुअली उस प्रॉब्लम से डील करना भूल जाते हैं, उन रिसोर्सेज़ की रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं, उनका माइंडफुल यूज़ करना भूल जाते हैं। जो दूसरी थीम यहाँ पे उभर के आती है कि वो अगर आप ध्यान दें कि यहाँ पे अम्मा और मालती डोमिनेंट है एक तरफ जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट है और दूसरी तरफ अनीता और चित्रा जैसी महिलाएँ हैं जो काफ़ी अम, एजुकेटेड हैं और जो इस तरह की ये जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट था अम्मा और मालती का वो उसे डायरेक्टली अपोज़ करते हैं। और लेकिन डोमिनेंस जिस तरह से यहाँ पे अम्मा और मालती की थी, अपनी डोमिनेंस के चलते वो किस तरह से अनीता को कुचल देते हैं, वो किस तरह से उस डोमिनेंस का उस माइंडसेट का शिकार हो जाती है, उसकी विक्टिम बन जाती है। तो ये एक बेहद बेहतरीन कहानी है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इसे कभी न कभी ज़रूर पढ़िएगा और इसी के साथ थैंक यू।